हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चा लोग? कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? तो भाई वन शॉट आ चुका है आपके सिलेबस का, शायद सबसे बड़े चैप्टर का। लेकिन सर जो मेन मेन चीजें हैं ना अपन को इस चैप्टर की, वो अपन पूरा इस वन शॉट में कर लेंगे ताकि एग्जाम के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज दिमाग से निकल नहीं जाए। फिर से याद दिला रहा हूं, अगर तुम देख रहे हो ना कि सर चैप्टर 4 है, सबसे बड़ा चैप्टर है, सिर्फ वन शॉट से कर लूं, देख बेटा आइडिया गलत है तेरा कि अगर तुझे ऐसा लगता है सिर्फ वन शॉट से काम हो जाएगा, अगर हो जाता तो रेगुलर लेक्चर्स की जरूरत ही क्या पड़ती है ना। लेकिन हां, अगर आप लोग क्विक रिवीजन करना चाह रहे हो ना, परफेक्ट है, एकदम मस्ती से हो जाएगा बेटा। चैप्टर नंबर 4 जब हम लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने आपको बोला बेटा इसको भी पार्ट्स में तोड़ना है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। जो हमारा शुरुआती वाला पार्ट है ना, ये तो है ऑडिट एविडेंस के बारे में, ठीक है। इजी पार्ट है बेटा, ये इजी पार्ट है, कोई भी टेंशन नहीं आएगी। दूसरा वाला जो है ऐसे 610 के बारे में है, ऐसे 610 अगर आ गया सुपर इजी, अगर तुम्हें समझ में आ गया और पूरा यहां पे अपन इतने अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं कि आ ही जाएगा, फिर भी इसको मॉडरेट अपन बोल देते हैं। तीसरा अपना पार्ट है ऐसे 530 का, जो ऑडिट सैंपलिंग था ना, ऑडिट सैंपलिंग। बेटा ये इजी पार्ट है, इसको आप लोग बिल्कुल कंट्रोल में ले सकते हो। और आखिरी हमारा ऐसे 501, 505, 510, 550 एंड 520। मैं अगर आपको बोलूं, देखो मेरे को तो ये इजी लगता है, लेकिन फिर भी अपन इसको मॉडरेट कर देते हैं क्योंकि इसमें है ना कई सारा कंटेंट, काफी सारा है। अगर एग्जाम के लिए आपको रिवीजन करना है, सुनो ना, ये जो ऑडिट एविडेंस वाला है ये इजी पार्ट है, इसको निपटा लो, जल्दी से निपट जाएगा। उसके बाद 530 ले लो, 530 कंट्रोल में आ गया, एक बड़ी सारी चीज कंट्रोल में आ गई। उसके बाद 610 कर लेना और फिर आप 501, 505, 510 वाले ये टॉपिक्स देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ऑडिटिंग एक लॉजिकल सर्च है ट्रुथ के लिए। ऑडिटर मस्ट असेस, ये एमसीक्यू हो सकता है कि ऑडिटर को एक्चुअलिटीज असेस करनी है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिवली एंड क्रिटिकली। द गोल इज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। एग्जाम के लिए बकवास। स्टेक्स, द ऑडिट ओपिनियन फाउंडेड ऑन रेकलेस और नेग्लिजेंट एग्जामिनेशन एक्सपोजेस द ऑडिटर टू लीगल एक्शन। हो सकता है सर अगर हमारी ऑडिट जो है उसको नेग्लिजेंटली कंडक्ट करवा दिया, एंड लॉस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग, यू नीड एविडेंस टू सर्वाइव इट। तो यही सारी अपन बातें कर रहे हैं एविडेंस के बारे में। ऑडिट एविडेंस क्या है? ऐसे 500 जो है ऑडिट एविडेंस के बारे में, ये क्या है कि ऑडिट एविडेंस जो है वो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो इनिशियल एंट्रीज है, चेक्स है, ईएफटीज, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल, सब्सिडरी लेजर्स, वर्कशीट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्लस अदर इंफॉर्मेशन जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिटन कंफर्मेशन, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स जो होते हैं, जहां पे सारे इंटरनल कंट्रोल्स कैसे कैसे कहां क्या क्या काम कर रहे हैं वो लिखा जाता है। ये दोनों मिला लो, ये आपके ऑडिट एविडेंस बन जाएंगे, ठीक है। कहां कहां से? ऑडिट एविडेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्सेज से मिल जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन होती है, डेफिनेशन वाइज देखें, जिस इंफॉर्मेशन को यूज करता है ऑडिटर टू अराइव एट द कंक्लूजन ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड। तो ये यहां पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिल गई, जिसमें दो चीजें होती है। चैप्टर 4 में एक चीज क्या ध्यान में रखने की है बेटा, इसके जो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स है ना, इन एग्जाम्पल्स को जो ऐसा ने डब्बे में दिया या कहीं पर भी, इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान से कर लेना, यहां से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहीं पे कंफ्यूजन भी हो जाता होगा बच्चों को। सो टाइप्स एंड सोर्सेस बाय नेचर, हम इसको अगर डिवाइड करें ऑडिट एविडेंसेस को, तो विजुअल, ओरल, ये दो हमारे हो सकते हैं। जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो इन्वेंट्री, ये एक एग्जाम्पल है। मैं इन चार्ट्स के अंदर बेटा इन एग्जाम्पल्स को साथ में लेके आ गया हूं ताकि एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा नहीं लगे। तो विजुअल में ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री, ओरल में जो डिस्कशन है, ये एक नेचर वाइज हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्री वाइज, जैसे फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, सेल्स वेल, ये सब डॉक्यूमेंट है।
अगर देखें तो ये एविडेंसेस इंटरनल भी जनरेट हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी जनरेट हो सकते हैं। इंटरनल में ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये पैदा होते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, सेल्स इनवॉइस, जीआरएन, कैश मेमो, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। सेल्स इनवॉइस इंटरनल है बेटा, लेकिन वहीं पे ये ओरिजिनेट होते हैं आउटसाइड द एंटिटी, एक्सटर्नल, यानी परचेज इनवॉइस हम इज एन एग्जांपल ऑफ आउटसाइड। ये बाहरी एंटिटीज हमको परचेज का बिल देती है। सप्लायर कोटेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, जेआरएन वगैरह यहां पे भी होता है। यहां पे क्लाइंट कंट्रोल्स दिस वॉच फॉर मैनिपुलेशन, यहां पे क्योंकि इंटरनल है, क्लाइंट का फुल इंटरनल कंट्रोल्स इस पे देखते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक्सरसाइज करनी है विजिलेंस इफ थर्ड पार्टी लैक्स इंडिपेंडेंस, जैसे एसोसिएटेड कंसर्न हो। गोल्डन रूल क्या है? ऑलवेज ट्राई टू मैच इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ताकि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले। जब बात सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस की हो रही है, अब तो जब आप यहां पे बैठे हो तो आई बिलीव तुम्हें पता ही होगा कि सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी। नहीं 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 सर, ऐसे कैसे? सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी। यहां पे क्वांटिटी की अगर बात करें तो 3 फैक्टर होते हैं, हम पढ़ने वाले हैं। क्वालिटी की बात करें, एप्रोप्रिएटनेस की 2 फैक्टर, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। आईसीआई में भी बेटा ऐसे ही किया, इसीलिए मैं ऐसे लेके आया हूं कि पहले रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी बता दिया गया है, फिर आगे का इन्होंने सफिशिएंसी के बारे में ये आए हैं। तो क्वालिटी बेंच बैलेंस, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस क्या है सर? लॉजिकल कनेक्शन है किसके बीच में? टू द ऑडिट पर्पस और असर्शन, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग यहां पे मैटर करती है। एग्जाम्पल है, टेस्टिंग फॉर ओवर स्टेटमेंट ऑफ पेबल इक्वल्स टू टेस्ट रिकॉर्ड्स पेबल, और अंडरस्टेटमेंट इक्वल्स टू टेस्ट सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट एंड अनपेड इनवॉइस। अब ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये मैच द फॉलोइंग और में आ जाते हैं कि मेरे को यार भाई, अगर मेरे को ओवर स्टेटमेंट चेक करना है पेबल्स का, तो मैं क्या चेक करूं? रिकॉर्डेड पेबल क्या क्या है। लेकिन वहीं सर अगर मेरे को अंडरस्टेटमेंट चेक करना है पेबल्स का, ठीक है, तो मैं क्या करूं? सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट जो पैसा किया है एंड अनपेड इनवॉइसेस। ये बेस्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं रेलेवेंस के। रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो ट्रस्ट वर्दीनेस इन्फ्लुएंस बाय सोर्स, नेचर, सर्कमस्टेंसेस एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ दीज। ये जितने स्ट्रांग होंगे बेटा, उतने अपने रिलायबल होंगे डॉक्यूमेंट्स। 5 जनरलाइजेशंस अबाउट रिलायबिलिटी। क्या क्या? रिलायबिलिटी की बात हो रही है, रेलेवेंस की नहीं। वो कुछ बातें तो शायद आपको पता भी, बाहर से एंटिटी के बाहर से चीजें ली है, वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू जो इंटरनली जनरेट होती हैं। तो पहला रियलाइजेशन है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्सेज आर इनहेरेंटली, एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे मोर रिलायबल होते हैं। दूसरा, इंटरनली जनरेटेड जो होते हैं वो इज मोर रिलायबल तभी जब एंटिटी के कंट्रोल्स जो है ना वो हाईली इफेक्टिव होंगे, तभी इंटरनली जनरेटेड मोर रिलायबल होंगे, अदरवाइज एक्सटर्नल। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय ऑडिटर बीट्स इनडायरेक्ट इंफरेंस, वॉचिंग अ कंट्रोल वर्सेस आस्किंग अबाउट इट। मतलब खुद ऑब्जर्व कर रहा है या इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी करके तो सुनी सुनाई बातें पता लगती है, खुद ऑब्जर्व करेगा तो ज्यादा बेटर होगा। चौथा, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म अगर है तो वो ऑब्वियसली उस पर ज्यादा भरोसा होगा, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, वास्टली सुपीरियर टू ओरल रिप्रेजेंटेशन। एंड फाइनली, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल, ठीक है, देन फोटोकॉपीज, फैसिमिल्स और डिजिटाइज फाइल्स विच डिपेंड ऑन कंट्रोल ओवर कन्वर्जन। ये रिलायबिलिटी के बारे में कुछ जनरलाइजेशन है, हमें कैसा चाहिए। अब सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस की बात करें, आप लोग को पता ही है सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी, वेयर एज एप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी। यहां पे क्वालिटी में रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी जो अभी अभी हम लोगों ने देखा उनकी बातें हो रही है। और क्वांटिटी के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो बेटा अभी 3 इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले, फैक्टर्स आने वाले। एग्जाम में बहुत लंबा समय बीत गया है, इन तीनों पे सवाल नहीं आया है, मतलब इसको अच्छे से करके जाना। इनवर्स रिलेशनशिप, हायर क्वालिटी मींस लेस एविडेंस मे बी रिक्वायर्ड, हाउएवर हायर रिस्क मींस मोर एविडेंस इज नीडेड ही नीडेड। एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैनेजमेंट रिफ्यूजिंग अ रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो बेटा अगर एब्सेंस है तो यहां पे क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा।
जजिंग सफिशिएंसी, हाउ मच इज इनफ। तीन हमारे फैक्टर्स हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला आ सकता है। मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसको समझना वैसे तो आता ही होगा कि अगर मटीरियलिटी ज्यादा है किसी चीज को, कोई चीज ज्यादा मटीरियल है ज्यादा एविडेंस लो, कोई चीज कम मटीरियल है कम एविडेंस लेना है। सिग्निफिकेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर, लो मटीरियलिटी लेस एविडेंस, हाई मटीरियलिटी मोर एविडेंस। रिस्क, हायर रिस्क है मोर एविडेंस लो, हायर रिस्क है तो मोर एविडेंस, लोअर रिस्क है तो कम एविडेंस। कंबाइंस इनहेरेंट रिस्क एंड आरओएमएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, ये क्या है, ये इसके दो कंपोनेंट इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क है ससेप्टिबिलिटी बिफोर कंट्रोल्स एंड कंट्रोल रिस्क की कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं या मिसिंग है। हायर रिस्क मोर एविडेंस रिक्वायर्ड। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक पे, तो स्मॉलर होमोजीनियस है लेस एविडेंस, लार्जर हेट्रोजीनियस है मोर एविडेंस। स्मॉलर हेट्रोजीनियस है तो भी मोर एविडेंस, और लार्जर होमोजीनियस है तो भी लेस एविडेंस। यानी लार्जर स्मॉलर का डिफरेंस नहीं है बच्चे, डिफरेंस है होमोजीनियस है तो लेस, हेट्रोजीनियस है एविडेंस चीजें तो मोर। स्मॉलर होमोजीनियस पॉपुलेशन नीड लेस एविडेंस, लार्जर नीड डिमांड मोर। ऐसे 200 and 330 sufficiency is a matter of professional judgment, balancing benefit cost timelines तो ताकि रिड्यूस हो जाए रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो ऑडिटर्स टूल किट है कैटेगराइजिंग प्रोसीजर। सबसे पहले हमें ऑडिट के हथियार लगाने हैं। ये बातें आपको बचपन से अब तो पता होंगी कि हथियार, आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओगे और आप एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप 315 कर रहे हो बेटा, चैप्टर 3 में हमने 315 किया है कि ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल पे आप आरएपी लगाते हो। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करते हो, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आप क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स दोनों आ जाते हैं। अब हमारे हथियारों के बारे में, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात है, इस पे भी एग्जाम में सवाल आते हैं, आया हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए। इंस्पेक्शन के बारे में जैसे बात करें, आप इंस्पेक्शन वर्ड सुनते ही हमेशा एग्जामिन क्या करोगे, रिकॉर्ड्स वगैरह करोगे। एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, फिजिकल एसेट्स है। अब बॉन्ड प्रूव्स एग्जिस्टेंस बट नॉट नेसेसरीली ओनरशिप और वैल्यू। हमको ये सर्टिफिकेट दिख रहा है, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इस किसका है, ओनर कौन है, असर्शंस मिक्स हो जाते हैं यहां पे। इंस्पेक्टिंग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइज पॉलिसीज लाइक रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फिर ऑब्जर्व, जैसे इन्वेंट्री के बारे में हम जब भी बात करते हैं, हम कौन सा हथियार यूज करेंगे बेटा, ऑब्जर्वेशन। लुकिंग एट द प्रोसेसेस परफॉर्म बाय अदर्स लिमिटेड टू दैट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको क्या ऑब्जर्व किया है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये रिटर्न है, ये बाहरी वाला है, रिलायबल ज्यादा होगा। फ्रॉम थर्ड पार्टी यूज्ड फॉर अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन टर्म्स एंड प्रूविंग एब्सेंस ऑफ साइड में तो किसी ने कोई अग्रीमेंट नहीं कर लिया। रिकैलकुलेशन बकवास है बेटा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स देखते हैं। रीपरफॉर्मेंस में टाइम टेकिंग भयंकर है कि आप ऑडिटर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स को, जैसे रीपरफॉर्मिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन या एज ये क्या है, रिसीविंग एजिंग, ये रिसीवेबल एजिंग जो होती है अपनी ट्रेड रिसीवेबल एजिंग, उन सबको आप यहां पे चेक कर सकते हो। एनालिटिकल प्रोसीजर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे ऐसे 520 दिया हुआ है बेटा, वहीं से करना जहां पे हम प्लॉजिबल रिलेशनशिप को चेक करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा में इन्वेस्टिगेट करते हैं फ्लक्चुएशंस। और इंक्वायरी, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेज, गधों से नहीं लेनी है, नॉलेजेबल पर्सन से लेनी है। इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रूव एब्सेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और कंट्रोल की इफेक्टिवनेस। तो इंक्वायरी के साथ दूसरे हथियार लगते ही हैं। ये हमारे 7 हथियार थे। अब नेचर एंड टाइमिंग की कब कब कौन सा हथियार, हथियार के साथ एनईटी, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये वर्ड्स हमेशा लगते हैं।
तो बेटा आईटी मैनुअल है यहां पे। ई कॉमर्स में ये एग्जाम्पल दिए हुए आपको कि परचेज ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेज में हैव नो फिजिकल काउंटर पार्ट, जब आईटी इन्वायरमेंट है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है। इमेज प्रोसेसिंग, स्कैन्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रूटीनली डिस्कार्डेड एंड फाइल्स आर ओवर रिटन विदाउट बैकअप। ये दिक्कतें आ जाती है। हमें क्या करना है एज एन ऑडिटर, ठीक है, जब अकाउंटिंग डेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हो तब ऑडिटर मस्ट रिक्वेस्ट डेटा रिटेंशन पे आप रिक्वेस्ट करोगे कि मैनेजमेंट डिलीट नहीं करेगा डेटा रिटेंशन पॉलिसीज अहेड ऑफ टाइम एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एट द एग्जैक्ट टाइम द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको ये करना है। ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आईटी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। अब बेटा असर्शंस के बारे में वापस से यहां पे बातें ये कर रहा है कि सीओटी, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के बारे में ये बात हो रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये असर्शंस होते हैं। असर्शंस चैप्टर 5 में हमने बहुत डिटेल में किए। पता नहीं चैप्टर 4 में ये दिया था, लेकिन क्यों दिया कोई खास मतलब नहीं है। असर्शंस रिप्रेजेंटेशन है, असर्शंस रिप्रेजेंटेशन है बाय द मैनेजमेंट, चाहे एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली मिले, जो एम्बॉडीड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। दे आर द अम्ब्रेला प्रोटेक्टिंग द स्टेटमेंट्स फ्रॉम एरर। द रेनड्रॉप्स रिप्रेजेंट द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर इज लुकिंग फॉर। तो गवर्नमेंट और के केस में बेटा कुछ स्पेसिफिक असर्शंस ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने चैप्टर 5 में इन असर्शंस के बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली है, तो यहां पे अगर आप लोग इसको नहीं करते, लेकिन मैं क्यों लेके आया, मैं इन चीजों के लिए लेके आया बेटा। ये वाली चीजें आगे चैप्टर 5 में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है। ये है एक्सप्लिसिट असर्शन। एक्सप्लिसिट असर्शन क्या है? नीड्स फुल डिटेल्स टू नॉट बी मिसलीडिंग। जैसे सिक्योर्ड लोन 4 लाख रिक्वायर एक्सप्लिसिट डिटेल ऑन द लेंडर्स नेम, नेचर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट रेट। ये सुपर इंपॉर्टेंट है बेटा। नेगेटिव असर्शन क्या होता है? कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड स्टेटिंग दैट देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी। इंप्लाइड क्या है कि एब्सेंस, बिल्डिंग लिखी हुई नहीं है हमारे बैलेंस शीट में, मतलब ये इंप्लाइड है कि ये नेगेटिव बता रहा है कि है नहीं। आइटम्स ऑन द बैलेंस शीट इंप्लाइज दैट एंटिटी ओन्स नो बिल्डिंग्स। नो बिल्डिंग्स यहां पे भी एंटिटी ओन करता है। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, द सम ऑफ ऑल स्पेसिफिक असर्शन के बारे में ओवरऑल तुम तो ये दो को ही ध्यान देना। एंड ट्रेसिंग द ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड है स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन यूज्ड टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिसिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी। जैसे ट्रैकिंग यूजर लॉग ऑन अटेम्प्ट, सोर्स बेनिफिट्स है, रिड्यूस फ्रॉड एंड मटेरियल errors, fixes responsibility, rebuilds event and ensures system operate as intended. Receipts है, invoice है, ledger है, financial statement है। ऑब्वियसली जब बेनिफिट होगा तो बेटा इसका कॉस्ट भी होगा। रिक्वायर सिस्टम एक्सपेंडिचर एंड मैसिव एनालिसिस टाइम। सोल्यूशन क्या है? ऑटोमेटेड टूल्स आर यूज्ड टू एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेल डेटा। तो ऑडिट ट्रेल का ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे दे दिया गया है, जिसमें आपको क्या याद करना है? मतलब क्या होता है, बेनिफिट क्या है और इसमें कॉस्ट लगता है। अब बेटा अब यहां पे हमारा जो पार्ट 1 है ना इस चैप्टर का, वो पार्ट खत्म होता है और यहां से कोई टाइमलाइन डाल देना, ऐसे 610 का गेम चालू होने वाला है। अभी भूमिका बन रही है ऐसे 610 के लिए कि यार एक अपना जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो खुद सारा काम नहीं कर सकता। अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर चाहे तो भी खुद ब खुद वो सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए उससे हेल्प लेनी पड़ती है। वो इंटरनल ऑडिटर की भी हेल्प ले सकता है। कंपनी में लोग होते हैं जो इंटरनल ऑडिट फंक्शंस देखते हैं, मतलब चीजें आज मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने भी लोगों को रख रखा है कि यार जैसे मैंने जो चीज लगाई है वो सही से काम करे। हमेशा जरूरत नहीं है ऑडिटर ही आके चेक करेगा और तुम काम करोगे। तुम्हारा काम है, तुम मैनेजर हो बे, तुम्हारा काम है कि हमारे सारे ऑपरेशन सही से काम करे। इनको कहते हैं बेटा इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर इनको भी यूज कर सकता है और जो इंटरनल ऑडिटर है उनसे भी काम करवा सकता है। ठीक है, ये 610 है, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो क्या बेस क्रिएट कर रहा है? रिलाइंग ऑन मैनेजरियल एक्सपर्ट कि एन इंडिविजुअल। ये एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? ये इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं विथ एक्सपर्टीज इन द फील्ड अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि ये तो हमारे पास ही एक्सपर्टीज है। हुज वर्क हेल्प्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 स्टेप चेक क्या है कि जब भी आप एक्सपर्ट को यूज करोगे बेटा, गधा नहीं होना चाहिए वो,
वो उस कॉम्पिटेंट होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए और उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। उसको आपको भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि वो क्या काम करता है एंड इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर रेलेवेंट असर्शन, कि हम इसको ऑडिट एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन बेटा अगर आप एक्सपर्ट के काम को यूज करते हो, रिस्क भी होगा। आर दे एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और दे इंगेज्ड एक्सटर्नली? Can management influence them? Are they subject to technical performance standards? Is the information produced by entity sufficiently reliable, accurate and complete है क्या? मैंने तुमको कॉपी में तो ये काफी सारी चीजें लिखवाई है, यहां पे रिवीजन में तुम इतना सा ही देख सकते हो। एंड फाइनली, आज इतने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह एंटिटी के हैं बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाहो तो 100% एग्जामिनेशन कर सकते हो, कोई नहीं करता, लेकिन कोई आप करना चाहो तो कोई आपको रोक भी तो नहीं सकता। तो रेयर फॉर कंट्रोल्स, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपन तो करेंगे ही नहीं। कॉमन फॉर डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अपन फिर भी कई जगह ये कर सकते हैं। यूज व्हेन पॉपुलेशन स्मॉल है, population small number of large value items, there is a significant risk or the process is automated and repetitive, तो आप 100% एग्जामिनेशन कर सकते हो। अब सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम की, यार ये कुछ आइटम को तो मैं पूरा पूरा चेक करूंगा, बाकियों को सैंपल बेसिस पे, तो सब्जेक्ट टू नॉन सैंपलिंग रिस्क, यूज फॉर हाई वैल्यू और की आइटम, सस्पिशियस या रिस्क प्रोन आइटम, एग्जामिनिंग ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन मॉनिटरी थ्रेशोल्ड, के 5 लाख के ऊपर की सबको चेक करूंगा, टू वेरीफाई लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ बैलेंस। या आप सैंपल बेसिस पे ले लो, डिजाइन टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल, आप ऐसे भी ले सकते हो। अब सैंपलिंग पे तो आगे ऐसे 530 बहुत है ही है, ठीक है, लेकिन आपको यहां पे बता दिया, आप चाहो तो ले सकते हो। अगर 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 इनकंसिस्टेंसी आ गई या डाउट आ गया, व्हाट इफ एविडेंस जो वन सोर्स से एविडेंस है, एविडेंस फ्रॉम वन सोर्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चे दूसरे सोर्स से, जैसे रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरनल ऑडिट। और व्हाट इफ यू सिंपली, आपको सर सिर्फ डाउट आ रहा है रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में, आप क्या करोगे? सर हम पहले चेक करेंगे हमें हमारे हथियारों में बदलाव की जरूरत है क्या, डिटरमाइन मॉडिफिकेशंस और एडिशंस, ठीक है, टू ऑडिट प्रोसीजर्स नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर, कंसिडर करेंगे इफेक्ट ऑन ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग एंड मैंडेटरी है बेटा, अगर ऐसी चीजें आ गई तो इसको आपको ऐसे 230 के हिसाब से डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट, इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद द फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मैटर। एग्जाम के लिए बकवास, ठीक है। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें, रिस्क असेसमेंट होगा, असेस करो आर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप, फिर टारगेट असर्शन, आइडेंटिफाई वो स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट मैनेजमेंट क्लेम जिनको आप टेस्ट करोगे, एग्जीक्यूट करो आरएपी एंड एफएपी एंड इवैल्यूएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इतना करके यहां पे हमारा पार्ट 1 होता है खत्म, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ऐसे 610, ऐसे 610, जहां पे दो चीजें हैं। आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, यानी मैनेज जो कंपनी के लोग हैं जो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि चीजें सही से चले, आप इनके द्वारा किए गए कामों को भी यूज कर सकते हो, और आप इंटरनल ऑडिटर को भी यूज कर सकते हो कि भाई आजा, मैं तुझे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता हूं, आप उससे असिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, कि मेरे को हेल्प कर स्टैट्यूटरी ऑडिट करने में। तो इट डील्स विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, या इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल ऑडिटर को असिस्टेंस के तौर पे यूज करता है। नथिंग इन दिस ऐसे रिक्वायर्स एक्सटर्नल ऑडिटर टू कंपल्सरीली यूज करने की जरूरत नहीं है वर्क का, इट रिमेन्स अ डिसीजन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, कि वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करेगा और इंटरनल ऑडिटर से वो डायरेक्ट असिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओपिनियन एक्सप्रेस करने की एक्सटर्नल ऑडिटर, अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर की है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल ऑडिटर्स को यूज करे तो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो है बेटा वो कम नहीं होगी, नॉट रिड्यूस बाय यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन या डायरेक्ट असिस्टेंस में। neither internal audit function nor internal auditors are independent of the entity as is required of external auditor in accordance with SA. Responsibility is not reduced by using internal audit function, ये तो हमने अभी कर ही लिया। ऐसे 610 डिफाइंस नेसेसरी कंडीशन एंड वर्क एफर्ट कि हमें लगाना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए जब हम इन लोग के काम को यूज करते हैं। तो अपन पहले 610 में इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अपन बात करेंगे इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस कैसे होता है। तो यहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन एक फंक्शन है एंटिटी का, मतलब एंटिटी का एक डिपार्टमेंट मान लो आप, जो आपको क्या क्या कर रही है, दैट परफॉर्म्स assurance and consulting activities कर रही है, designed to evaluate and improve the effectiveness of the entities governance, risk management and internal control processes। तो क्या क्या गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये तीन काम इंटरनल ऑडिट फंक्शन करते हैं। अब पहले एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस की भी हम बात करेंगे और फिर यहां पे हम नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, फिर लास्ट में इंटरनल कंट्रोल की तो थोड़ा डिटेल है वहां पे देखते हैं। पहले अगर अपन गवर्नेंस की बात करें, में असेस द गवर्नेंस प्रोसेस इन इट्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और एथिक्स एंड वैल्यूज। ये मैंने आपको चार्ट में दिया हुआ है, क्या क्या एथिक्स एंड वैल्यूज चेक करना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल and effectiveness of communication among TCWG, external auditors and internal auditors and management। ये सारा काम गवर्नेंस में अपने को देखना है। वहीं पे रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या क्या देख रहे हैं, ये छोटा सा था, इजी सा था। रिस्क मैनेजमेंट में असेस द एंटिटी बाय आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स टू रिस्क एंड कंट्रीब्यूटिंग, एक तो इवैल्यूएट करते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क, दूसरा इंप्रूवमेंट में कंसल्टिंग करते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में परफॉर्म प्रोसीजर टू असिस्ट इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में भी हेल्प किया जा सकता है। फाइनली जो तीसरा इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, आईएएफ का तीसरा काम था वो इंटरनल कंट्रोल था। इसमें बेटा 4 तरीके के कंट्रोल होते हैं, क्या क्या, इवैल्यूएशन करोगे इंटरनल कंट्रोल का, रिव्यू करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, एग्जामिन करोगे फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू वापस से करोगे कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो इवैल्यूएशन के अंदर अब ये वाली जो चीजें आपको दी है सिर्फ रीड कर लेना, याद करने की गलती मत कर लेना। तो रिव्यूइंग कंट्रोल्स, इवैल्यूएटिंग ऑपरेशंस, रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट, प्लान्स to perform tests to provide assurance to management and TCWG on design, implementation, operating effectiveness। जब आप रिव्यू कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चेक करते हो। जब फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन देख रहे हो तो मींस टू यूज टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासिफाई एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड प्रोसीजर्स आपको करना है। फाइनली लॉ रेगुलेशन से कंप्लाई किया या नहीं, तो रिव्यू विद सेम चीजें आप लोग को यहां पे हेडिंग ही लिख देना। ways in which external auditor may make use of function, internal audit function for purpose of audit। तो सबसे पहले obtain करेंगे इंफॉर्मेशन relevant to assessment of ROMM due to fraud या error। दूसरा कि भैया ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरनल ऑडिट फंक्शन को पूरा पूरा यूज कर लिया, मैं अब खुद दूसरा काम नहीं करूंगा। नहीं सर, ये आप पार्शियल सब्स्टिट्यूशन है, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन नहीं है फॉर ऑडिट एविडेंस यूजिंग वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड। आप यूज करोगे इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन, आप असिस्टेंस ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटर्नल ऑडिटर का, जहां पे एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन या है एंड एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाह रहा है, तो देखो बेटा सीधा सीधा नहीं ले सकते, पहले वो लोग केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, ये सारी जानकारियां आपको लेनी है। तो डिटरमाइन वेदर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड,
तो विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट आपको समझना पड़ेगा. इफ यूजिंग द वर्क ऑफ आईएएफ टू डिटरमाइन वेदर द वर्क इज एडिक्वेट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट है या नहीं, ये चेक करें. इफ यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस एप्रोप्रिएटली, डायरेक्ट डीएसआर करना है, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क हमें करना पड़ेगा जब आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल ऑडिटर को यूज कर रहे हो. इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो बेटा आपको देखना है कि सामने वाला जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव है, कॉम्पिटेंट है और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच से काम किया है. अब एग्जाम में बेटा लास्ट में ये इनको डिटेल में दिया गया है आईसीआई में, लेकिन इसको नहीं करो लास्ट में तो चलेगा. ठीक है, यहां पे हाई ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, नॉर हाई कॉम्पिटेंस कॉम्पनसेट फॉर लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. तो सबसे पहला वाला आपका आया ऑब्जेक्टिविटी. चेक करेंगे, पहला ऑब्जेक्टिविटी था, फिर कॉम्पिटेंस था, फिर सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच था. तो पहले आया ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देख रहे हो, रिपोर्ट्स टू टीसीडब्ल्यूजी और ऑफिसर विद अथॉरिटी हैज डायरेक्ट एक्सेस टू टीसीडब्ल्यूजी. कॉन्स्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन क्या क्या लगाए गए हैं प्लेस बाय मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी. तीसरा एम्प्लॉयमेंट, क्या ये टीसीडब्ल्यूजी और खुद ओवरसी करते हैं एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस. एंड कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनकी ऑडिट हो रही है वही काम तो ये खुद नहीं किए. फ्रीडम फ्रॉम मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ड्यूटी. इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म दोस टास्क विदाउट अलाउइंग, विद ऑब्जेक्टिविटी का मतलब तो विदाउट अलाउइंग बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस है. तो ऑब्जेक्टिविटी में बेटा ये हेडिंग 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 याद करना और कुछ नहीं. दूसरा है आपको इवैल्यूएट करना है कॉम्पिटेंस. तो अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल, professional knowledge and skill of the function as a whole at a level required to enable assigned tasks to be performed diligently and accordance with professional standard. तो क्या क्या देखना है, resources adequately resourced है ना, policies जो बनाई गई है वो for hiring, training and assigning work, proficiency चेक करना है, adequate technical training है, and framework की financial reporting framework की knowledge है या नहीं. आखिरी चीज आया systematic and disciplined and circumstances when, ये तो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ये तो टॉपिक ही अलग है, दो टॉपिक मेरे मर्ज हो गए, ये अलग टॉपिक है. circumstances when work कैन नॉट बी यूज्ड. वैसे तो ये बहुत इजी है, कब नहीं, जब ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमैटिक एंड क्वालिटी कंट्रोल अप्रोच नहीं मिले. तो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन एंड क्वालिटी कंट्रोल अप्रोच में क्या है, एग्जिस्टेंस, एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स और गाइडेंस, एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर देखना है. एग्जाम में बेटा इन पे सवाल आने का तो फिर भी संभावना कम है, लेकिन इस पे आ सकता है कि हम कब वर्क यूज नहीं कर सकते. जब नहीं कर सकते, जब डू नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी, जब lacks sufficient competence and does not apply systematic disciplined quality control approach, जब नहीं लगाता. तो ये वाला जो चीज है ये एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि सिस्टमैटिक डिसिप्लिन, क्वालिटी कंट्रोल अप्रोच या ये ऑब्जेक्टिविटी, इन सब पे डिटेल आना संभव नहीं है. डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क. अब चलो हम देख रहे हैं कि चलो हमें ऑब्जेक्टिव लग रहा है, कॉम्पिटेंट लग रहा है, क्वालिटी कंट्रोल लग रहा है, हम इसके काम को यूज करना चाह भी रहे हैं, तो कितना यूज करोगे, नेचर एंड एक्सटेंट, कितना वर्क यूज करोगे. तो नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, रेलेवेंस टू ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान, एग्जांपल ऑफ वर्क दैट कैन बी यूज. अब ये एग्जांपल्स मैंने आपको बोला इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, लिख लेना बेटा, ये वाला एग्जाम में आने की संभावना अच्छा है कि दैट कैन बी यूज. टेस्टिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के लिए आप आईएएफ को यूज कर सकते हो या आईए को, इंटरनल ऑडिटर को यूज कर सकते हो. सब्सटैंटिव प्रोसीजर जहां पे लिमिटेड जजमेंट की जरूरत है. ऑब्जर्व करना है इन्वेंट्री काउंट की, यार हम थोड़ी करेंगे, तुम लोग जाओ रे. ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में से कोई ट्रांजैक्शन ढूंढना है. या टेस्टिंग कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये गधा मजदूरी के कामों में आप इनको यूज कर सकते हो. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा.
अब ये सर्कमस्टेंसेस जहां पे हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा कम, थोड़ा कम। अब थोड़ा कम कब होगा? जब यार देखो लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, जब लेस ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड पॉलिसीज प्रोसीजर सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिविटी, रिस्क हायर है, मोर जजमेंट की जरूरत है। तो अगर ये चीजें हैं तो आप थोड़ा कम इनको यूज कर सकते हो। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो डिस्कस करो अगर आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करने वाले हो, अगर आपने ऐसा फाइनल डिसीजन ले लिया है तो पहले तो डिस्कस करो प्लान्ड यूज विद द फंक्शन to coordinate activities, address timing, nature of work, audit coverage, materiality, sample size, documentation, review and reporting, effective coordination, regular intervals and shared access. Read karo reports of the function to obtain understanding of nature and extent of procedure and perform karo khud bhi sufficient audit procedure on the body of work as a whole कि क्या IAF ने सही से काम किया क्या। यहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम खत्म हो जाता है बेटा। अब अपने को याद है कि अपन इंटरनल ऑडिटर से भी जो है डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर से प्रोहिबिटेड ही है लॉ रेगुलेशन में तो बात ही खत्म हो जाती है, स्टॉप है। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन कहता है नहीं सर हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप यूज कर सकते हो, तो इवैल्यूएट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, इंक्वायर सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिव है या नहीं, इंक्वायर अबाउट इंटरेस्ट, रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑडिटर, फिर सिग्निफिकेंट थ्रेट्स और लैक ऑफ सफिशिएंट कॉम्पिटेंस चेक करना पड़ेगा। अगर है तो कैन नॉट यूज, अगर नहीं तो चलो फिर आप इनको यूज डायरेक्ट असिस्टेंस पे कर सकते हो। यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर का ये फ्लो चार्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रोसीजर्स not permitted for direct assistance. External auditor shall not use internal auditor to provide direct assistance for procedures that जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट की जरूरत है आप यूज नहीं करोगे, जहां हायर असेस्ड ROMM है, where judgment is more than limited, which relates to work which the internal auditor have been involved, जिन कामों में है उन पे आप यूज नहीं करोगे। एंड रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट TCWG, रिलेट टू डिसीजन द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इट्स वर्क डायरेक्ट असिस्टेंस पे अगर कोई है तो उसमें जो हमको जब जजमेंट्स लेने हैं तो हम इनके बारे में जजमेंट ले रहे हैं, जब इनके बारे में जजमेंट ले रहे हैं उसमें इनसे हेल्प थोड़ी ले लेंगे। प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या होगी जब भी आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना चाह रहे हो, तो बेटा एंटिटी से आपको अग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि आप लिख के दो एंटिटी फ्रॉम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी दैट इंटरनल ऑडिटर विल फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शन एंड एंटिटी विल नॉट इंटरवीन। साथ में इंटरनल ऑडिटर से भी अग्रीमेंट चाहिएगा कि तू भाई लिख के दे कि तू कॉन्फिडेंशियल रखेगा स्पेसिफिक मैटर्स एज इंस्ट्रक्टेड एंड इन्फॉर्म एक्सटर्नल ऑडिटर जब भी कोई थ्रेट आ जाएगा तेरे ऑब्जेक्टिविटी पे तू साफ साफ बताएगा। ठीक है, यहां पे वैसे 610 जो है ना बेटा वो खत्म होता है। अब थोड़ा बहुत छोटी मोटी से टॉपिक है लेकिन काफी लंबा समय बीत गया, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आया। तो ये क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ज्यादा बड़ी चीज है। पहले तो इनसे भी बड़ा क्या है, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल जो सिर्फ फाइनेंशियल्स पे लगते हैं, उसके अंदर क्या है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है। ये तो आप लोगों ने सेक्शन 134(5)(e) में भी देखा होगा। ensuring reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with laws, regulations, safeguarding of assets and prevention and detection of fraud। ठीक है, ये चीजें हमें यहां पे आ जाती है। इसके अंदर ही नैरोअर टर्म है कि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत नहीं हो, ये वाली चीज यहां पे है। तो रिक्वायर्ड व्हेन ऑडिटर्स एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये एडिशनल हमारा इंफॉर्मेशन। ओपिनियन तो देते ही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी, इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल क्या क्या मैनेजमेंट ने लगाए हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत नहीं हो, वो भी यहां पे है। ये एडिशनल एंड डिस्टिंक्ट टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब यहां पे
हमारा बेटा 610 एंड उससे रिलेटेड टॉपिक भी खत्म हुआ। अब दो पार्ट आपके प्रॉपर पूरे हो गए हैं, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए हैं। अब हमारे ऐसे 530 पे, ऐसे 530 जहां पे ऑडिट सैंपलिंग के बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो आइए, ना सबसे पहले द इवोल्यूशन ऑफ ऑडिट एविडेंस मूविंग बियॉन्ड रूटीन। मतलब बेटा जैसे हमेशा पहले के लोग करते होंगे या नहीं भी करते, आई डोंट नो। ट्रेडिशनल ऑडिटिंग क्या होती है कि जब आप 100% चीजों को चेक करो, संभव ही नहीं है 100% चेक करना। तो हिस्टोरिकली ऑडिटिंग डायरेक्टेड एफर्ट्स टू चेक ऑल द ट्रांजैक्शंस। दिस इज इकोनॉमिकली वेस्टफुल, हाईली टाइम कंज्यूमिंग and often merely ritual that seldom reveals material issue। नहीं बताता। 100% चेकिंग बकवास, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेसिव ऑडिटिंग जिसमें सिलेक्टिव चेकिंग, इंपॉर्टेंट चीजें सारी चेक करे। मॉडर्न ऑडिट शिफ्ट फोकस टू प्रिंसिपल्स एंड इंटरनल कंट्रोल। व्हेन मैनेजमेंट कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, extensive routine checking is crucial, is curtailed। Auditors rely on a scientifically selected part to reveal the characteristics of the whole mass of the transaction। तो ट्रेडिशनल चेकिंग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम सैंपलिंग बेसिस पे करते हैं। नाउ ऐसे 530 जो ऑडिट सैंपलिंग का है वो क्या कहता है? इट डील्स विद, ऐसे 500 तो डील्स विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लेकिन 530 क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर होता है टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट होते हैं। तो ये दोनों मिलके हमें रीजनेबल बेसिस देते हैं कि हम अपने पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन दे सके। मतलब कम चीजें चेक करते हैं, कम चीजें चेक करने के बाद जो ओपिनियन क्रिएट होता है वो ओपिनियन एंटायर पॉपुलेशन के बारे में होता है। तो पॉपुलेशन क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एक तो ये तो लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन, सच दैट जितनी भी सैंपलिंग यूनिट्स हैं सबका इक्वल चांस है सिलेक्शन का। ये स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल दोनों पे अप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन। सबसे पहले सर पॉपुलेशन क्या है? ऑल 100% ट्रांजैक्शन हमारे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हमें तीन चीजें चाहिए, एप्रोप्रिएट चाहिए, कंप्लीट चाहिए और रिलायबल चाहिए। डेटा मस्ट बी स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो। ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द सोर्सेज रिलायबली बिफोर सैंपलिंग बिगिंस। इनके एग्जाम्पल्स को आप जरूर देख के जाना, इनमें से सवाल बन रहे हैं। जैसे टेस्टिंग ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, यूज द रिसीवेबल लिस्टिंग। टेस्टिंग अंडरस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पेबल, द पेबल लिस्टिंग इज रॉन्ग, यूज सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट और अनपेड इनवॉइसेस इंस्टेड। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, कर लिया था। All relevant item must be included throughout the entire financial reporting period. If testing a control activity, every instance of that activity must be in the pool। अब मेन चीजें जो यहां पे ऐसे 530 के बारे में पूछी जाती है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसे है बेटा। मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है इसके अंदर कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है लेट्स से अकाउंट रिसीवेबल की, उसमें से जो ये यूनिट्स एक एक दिख रहा है ना बेटा, इसके कस्टमर बैलेंसेस है, ये मैक्रो यूनिट है, और इन्हीं में इंडिविजुअल कस्टमर का जो माइक्रो यूनिट है। मतलब ये सारे जो हमारे हैं ये यूनिट्स है, इंडिविजुअल आइटम्स है, दैट मेक्स अप द पॉपुलेशन। ये सैंपलिंग यूनिट है। पॉपुलेशन को आप वैरायटी ऑफ वेज में डिवाइड कर सकते हो, ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है। की प्रिंसिपल की कंक्लूजन जो सैंपल का है, सैंपलिंग यूनिट पे आप हथियार लगाते हो और जो कंक्लूजन निकालते हो उस कंक्लूजन को पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट किया जाता है। हमारे सैंपलिंग जब आप उठाते हो तो सैंपलिंग आप दो तरीके से उठा सकते हो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल में मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, अनबायस्ड एंड साइंटिफिक है, एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ह्यूज ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को यूज करती है ताकि बायसनेस नहीं हो। नॉन स्टैटिस्टिकल में ऑडिटर का पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज काम में आता है, ऑडिटर्स जजमेंट, यहां पे बुद्धि यूज होती है, रिस्क ऑफ पर्सनल बायस नीदर ऑब्जेक्टिव
नॉट साइंटिफिक। सिंपलर ऑपरेशन है जहां पे मैथमेटिकल प्रूफ इज द लग्जरी द ऑडिटर कैन नॉट अफोर्ड। ऑब्वियसली आप अपने पर्सनल जजमेंट को मैथमेटिकली तो नहीं प्रूव कर पाओगे। सैंपल साइज इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू अप्रोचेस, बोथ रिक्वायर सैंपल टू बी रिप्रेजेंटेटिव। अब हमारा प्रोसेस क्या होता है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले ऑडिटर सैंपल को डिजाइन करेगा, यहां पे पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक को देखेगा। मतलब अकाउंट रिसीवेबल के लिए शायद हमारा सैंपल अलग तरीके से डिजाइन हो, लेकिन वहीं पे परचेजेस के लिए अलग तरीके से डिजाइन हो। फिर उसमें से सैंपल साइज उठाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यूनिट्स जिनको वो पिक करेगा प्रोसीजर लगाने के लिए, उसमें से फिर सैंपल को सिलेक्ट, अब सिलेक्शन चाहे स्टैटिस्टिकल हो चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल हो, उस तरीके से ये सिलेक्ट करेगा। फिर सिलेक्ट करने के बाद हथियार लगाएगा, फिर हथियार लगा के नेचर या कॉज ऑफ डिविएशन, अगर कोई गड़बड़ी मिलती है, डिविएशन या मिसस्टेटमेंट का नेचर कॉज समझेगा, एंड फाइनली वो प्रोजेक्ट कर देगा अपना इवैल्यूएशन जो मिसस्टेटमेंट का होगा। डिविएशंस को कभी भी हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। सैंपल डिजाइन के बारे में अगर अपन बात करें तो सर सैंपल डिजाइन में आपको स्पेसिफिक पर्पस समझना है, एग्जैक्टली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिविएशन या मिसस्टेटमेंट, ये आपके दिमाग में कि सर इतना अलग हुआ मैं इग्नोर कर दूंगा, इतना अलग हुआ मैं डिविएशन मानूंगा, ये आपके दिमाग में कितना अलग अलग है ये पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर, मिक्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स यहां पे जो बेस्ट अचीव द पर्पस करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन या मिसस्टेटमेंट पता होना चाहिए, 20% तक चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा, ये आपके दिमाग में क्लैरिटी चाहिए। फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल असेस करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, लेकिन वहीं पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जब आप चेक कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट, रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट नहीं, मिसस्टेटमेंट आप लोग चेक करोगे। डिफाइनिंग व्हाट द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन एविडेंस सॉर्ट, लिंकिंग बैक टू कंप्लीटनेस हम देखेंगे। एग्जाम्पल, इफ टेस्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिसीवेबल वाया कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हो, अ पेमेंट मेड बिफोर द डेट बट रिसीव्ड आफ्टर इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट, इट इज अ टाइमिंग डिफरेंस। तो हर मिसस्टेटमेंट को हम इवैल्यूएट क्यों करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो असली में मिसस्टेटमेंट हो। देन स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है भैया, हमारी जो पॉपुलेशन है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जो हाईली डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग कलर्स के बॉल्स आपको दिख रही है, उसमें उसको हम क्या करते हैं भाई, जैसे दो कलर के यहां पे हमने अलग अलग कर लिया, येलो शायद इमटेरियल होगा, इग्नोर मार दिया, मटेरियल ये मैजेंटा और ये क्या कलर है, ब्लू कलर है, इनको अलग अलग कर दिया। अब क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हट गई। जैसे बैलेंसेस अबाउ 10 लाख पाउंड एक तरफ कर लिया, इनको 100% चेक कर लेंगे। यहाँ पे 50,000 से लेके 1 मिलियन, इसको 25% चेक कर लिया। अच्छा येलो भी है, ये बहुत बकवास इमटेरियल है, तो शायद इसको 2% ही चेक किया। ये आपने क्या किया, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को आपने तरीके से स्ट्रैटिफाइड कर लिया। स्ट्रैटिफिकेशन में हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को इनटू डिस्क्रीट छोटी छोटी सब पॉपुलेशन, इससे रिड्यूस होती है वेरिएबिलिटी, स्मॉलर सैंपल साइज है विदाउट इंक्रीजिंग सैंपल का रिस्क। नाउ रिजल्ट्स कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू द आइटम इन दैट स्पेसिफिक स्ट्रेटम। इस पे अलग हथियार, इस पे अलग हथियार, इस पे अलग हथियार लगाना है। एक और तरीका है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, कि भैया जो महंगी चीजें हैं, भारी चीजें हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो, हल्की चीजों पे कम फोकस करो। तो द सैंपलिंग यूनिट बिकम्स द इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट, नॉट द इनवॉइस इटसेल्फ। ऑडिट एफर्ट जो लार्जर वैल्यू आइटम्स में है वहां पे जाते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट मोर मॉनिटरी यूनिट्स, गिविंग देम अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन। दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सैंपल साइज। तो सैंपल साइज, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट इन अ कंक्लूजन इज प्योर मॉनेटरी अमाउंट। यहां पे ये 1 लाख पाउंड का है, ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस किया। ये थोड़े कम का है, इन पे देखो कम हथियार लगा रहे हैं। ये 20,000 का है तो इस पे एक लगाया, ये इतना बड़ा एरिया जरूर कवर कर रहा है लेकिन एक ही लगाया। ये यहां पे ज्यादा हथियार हमने लगाए लार्जर वैल्यू आइटम्स पे। फिर साइजिंग द सैंपल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ध्यान देना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बार ये सवाल आया हुआ है, वापस आ सकता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के सैंपल साइज के फैक्टर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए भी, और अभी नेक्स्ट स्लाइड आएगी टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए भी। तो सैंपल साइज एंड टीओसी, तो हायर रिलायंस अगर आपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल पे ज्यादा भरोसा किया है, बेटा लार्जर सैंपल साइज लेनी पड़ेगी। आपका हायर टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन है, ठीक है, तो आपकी स्मॉलर सैंपल साइज हो सकती है। फिर
हायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन है या हायर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस है, लार्जर सैंपल साइज लेनी पड़ेगी, ये याद करना पड़ेगा। फॉर लार्ज पॉपुलेशन एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट, क्योंकि हम तो सैंपल उठाते हैं। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल का वो था, ये टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए कि अगर हायर असेसमेंट ऑफ आरओएमएम है या हायर एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट है तो भैया हायर लार्जर सैंपल साइज लेना पड़ेगा। टॉलरेंस लेवल ज्यादा है तो इनवर्स रिलेशनशिप है, स्मॉलर सैंपल साइज लेना पड़ेगा। एंड अगर हायर रिलायंस ऑन अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर है तो इनवर्स रिलेशनशिप है, स्मॉलर आप प्रोसीजर स्मॉलर सैंपल साइज ले सकते हो। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसको चाहे मेरे नोट से कर लेना, अच्छे से चार्ट बना के आपको दिया हुआ है वहां से करना, आए अगर आया ना पूरे नंबर लेके आ जाओगे इसके अंदर। फिर सिलेक्शन, अब आपके पास कई तरीके हैं, रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, मॉनिटरी, हैप्पैज़ार्ड या ब्लॉक सैंपलिंग है। भैया देखो याद रखना, रैंडम में भी कोई पैटर्न नहीं होता, हैप्पैज़ार्ड में भी कोई पैटर्न नहीं होता, बाकी सब में पैटर्न हो सकते हैं। क्या टेबल टेक्निक चाहिए भैया? यहां पे हैप्पैज़ार्ड में तो कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लॉक में भी नहीं चाहिए होती है। बायसनेस यहां पे रैंडम में कम है, यहां पे सिस्टमैटिक में, क्योंकि अगर पैटर्न स्टैब्लिश हो गया कि इसके बाद यही होने वाला है तो मॉनिटरी यूनिट में भी कम है, हैप्पैज़ार्ड में भयंकर ज्यादा है, इसीलिए हम इसको ज्यादा यूज भी नहीं करते, और ब्लॉक सैंपलिंग में भी बहुत ज्यादा है। तो स्टैटिस्टिकल के लिए शुरू के 3 ही है, लास्ट के 2 तो हम यूज स्टैटिस्टिकल में बिल्कुल भी नहीं करते, नॉन स्टैटिस्टिकल में यूज हो सकता है। अब रैंडम सिलेक्शन वर्सेस सिस्टमैटिक, तो सिंपल रैंडम या स्ट्रैटिफाइड रैंडम, ईच यूनिट हैज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए बेस्ट है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड रैंडम जब अगर डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है तो पहले स्ट्रैटिफिकेशन कर दो ताकि डाइवर्सिटी चले जाए और फिर रैंडम सिलेक्शन उठा लो। यहां पे सिस्टमैटिक सैंपलिंग में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो सैंपल साइज में टू गेट एन इंटरवल लाइक एवरी 50th आइटम। यहां पे बस ध्यान क्या रखना है अपने को कि भैया एक पैटर्न स्टैब्लिश नहीं हो जाए। तो एन अकाउंटेंट ए रिकॉर्ड जनवरी मार्च में, एन अकाउंटेंट बी रिकॉर्ड्स फेब अप्रैल जून, एंड इन योर इंटरवल लैंड्स ओनली एन ऑड मंथ, you entirely overlook accountant B's work. Use multiple starting points to minimize this risk कि एक ही एक अकाउंटेंट के काम को चेक करे जा रहे हो, दूसरे को चेक नहीं कर रहे। फिर मॉनिटरी यूनिट इजी सा है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है बेटा, सैंपल साइज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन प्योरली मॉनिटरी अमाउंट पे होता है। ब्लॉक सैंपलिंग में लगातार अमाउंट्स के ब्लॉक, लगातार डेट वाइज सिलेक्शन, कंटिन्यूअस आइटम लाइक फर्स्ट 200 इनवॉइसेस इन सितंबर डेट। Rarely appropriate for valid inferences. Items in a sequence share characteristics different from the rest of the population. Very high risk of bias. Easy for management to hide misstatement. अगर आपने लगातार डेट्स के ब्लॉक आपने उठा लिए। हैप्पैज़ार्ड तो और ही बकवास है कि ऑडिटर सिलेक्ट सैंपल विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर टेक्निक, नो रैंडम टेबल। हम रैंडम सिलेक्शन में तो रैंडम नंबर टेबल को यूज करते हैं, यहां पे नहीं करते। मस्ट कॉन्शियसली अवॉइड बायस और प्रिडिक्टेबिलिटी, आपको यहां पे हैप्पैज़ार्ड में ध्यान देनी होगी। फाइनली आप ऑडिट के प्रोसीजर लगाओगे। अब ये कॉन्सेप्चुअली बड़े ध्यान से देखना कि आपने जो भी आइटम सिलेक्ट किया है उस पर ऑडिट के प्रोसीजर लगाओ। अगर आइटम एप्लीकेबल एंड अवेलेबल है, परफॉर्म कर दो टेस्ट। आइटम इनएप्लीकेबल है, एग्जांपल प्रॉपर्ली कैंसिल्ड चेक सिलेक्टेड ड्यूरिंग द पेमेंट ऑथेंटिकेशन, तो उसका रिप्लेसमेंट आइटम लगाओ, एक वैलिड चेक ले लो। और डॉक्यूमेंटेशन अगर है ही नहीं, अनअवेलेबल है, तो सूटेबल ऑल्टरनेटिव लगाओ। ये तीनों करके अगर आप अनेबल टू अप्लाई प्रोसीजर या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, तो उसको डिविएशन या मिसस्टेटमेंट ट्रीट किया जाता है। और जो भी डिविएशन, कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हो तो डिविएशन, और अगर टीओडी कर रहे हो, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो, तो आपको मिसस्टेटमेंट मिलेगा। उसको एनालाइज करो कि ये क्यों हुआ है। Investigating the cause. Do the deviation share a common feature like same location, same product line, time period, specific personnel? अगर intentional है, it may indicate fraud. Investigate the nature and cause and extend audit procedure to all items जिसमें ये same feature होता है। लेकिन अगर मान लो आपको सेम फीचर नहीं मिला, ये यहां पे गड़बड़ी थी, बस ये फीचर हमें नहीं मिला सर, एक आध जगह ही गड़बड़ी थी, बाकी सब जगह नहीं थी, तो हम इसको एनॉमली मानते हैं। मिसस्टेटमेंट और डिविएशन इज डेमोन्स्ट्रेटिव नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये द ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी थ्रू एडिशनल प्रोसीजर कि ये दूसरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एनॉमली है जो रिप्रेजेंटेटिव
नहीं है बाकी पॉपुलेशन पे। एंड फाइनली टॉपिक है बेटा प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। हम सिर्फ मिस स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, कंट्रोल्स के डिविएशन को प्रोजेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते कंट्रोल के डिविएशन को प्रोजेक्ट? क्योंकि बच्चे डिविएशन की वजह से ही मिस स्टेटमेंट हो सकता है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल का रूल क्या है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट फाउंड इन द सैंपल टू ऑब्टेन ब्रॉड व्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर मिस स्टेटमेंट को एनॉमली मानते हैं, इट मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोजेक्शन, लेकिन अगर ये अनकरेक्टेड रह गया, ठीक है, तो इसके इफेक्ट को कंसिडर हमें करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डिविएशन इज नेसेसरी, क्योंकि सैंपल डिविएशन इज अ मैथमेटिकली रेट इज मैथमेटिकली अज्यूम्ड टू बी प्रोजेक्टेड डिविएशन फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल। फाइनली आप क्या करोगे? रिजल्ट इवैल्यूएट करोगे जो भी सैंपल का आया है। तो इवैल्यूएट द रिजल्ट of the specific sample. Did it hit our desired level of assurance? Evaluate whether the use of audit sampling has provided reasonable basis for conclusion पूरे population का। इससे आपको पता लग जाएगा आपका सैंपल सही है या नहीं। If the projected misstatement is greater than or close to the tolerable misstatement, sampling risk unacceptable है, auditor must reassess risk and perform further audit procedure लगाने पड़ेंगे। तो वही है बेटा, पूरे पॉपुलेशन की ऑडिट नहीं करते, हम सिर्फ इतने से सैंपल की ऑडिट करते हैं। एसेंशियल बाउंड्रीज टॉलरेंस की टेस्ट ऑफ डिटेल में मॉनिटर अमाउंट सेट बाय ऑडिटर, द ऑडिटर सीक्स एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट दिस स्पेसिफिक मॉनिटरी लिमिट इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। और कंट्रोल्स के लिए रेट ऑफ डिविएशन जो हमारा है, ऑडिटर सीक्स अश्योरेंस दैट दिस स्पेसिफिक परसेंटेज इज नॉट एक्सीडेड। चलो यहां पे बच्चे हमारा जो पार्ट 3 था, जो एक इजी पार्ट था, ठीक है, इस पे सवाल आते हैं। आप क्या क्या सवाल, आप एक तो वो टीओसी टीओडी सैंपल साइज जो है वो फैक्टर्स कर लेना, आपको मिनिमम है वो, और एक जो अपने मेथड्स हैं क्या, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक, ये वाले जो चीज है ये तो कर ही लेना। इसमें किसी को भी कुछ छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि अब जो लास्ट पार्ट आया है ना, ये लास्ट पार्ट जो May 27 एंड ऑनवर्ड्स वालों के लिए तो शायद ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। बुक में थोड़ा रीशफलिंग किया गया है उनके लिए, तो रीशफलिंग ही है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो एवरीवन, उन ये पार्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। कई सारे एसेज है, कौन कौन से, 501, 505, 510, 520, 550, ये सारे एसेज हमारे आने वाले। तो सबसे पहले ऐसे 501, यहां पे ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स होता है। यहां पे हमें 3 चीजों को देखना है, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कंडीशन देखना है, लिटिगेशन एंड क्लेम का कंप्लीटनेस देखना है, और सेगमेंट इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हमें चेक करना है। ये 3 चीजें चेक करनी है। यहां पे एक एक को उठाएंगे। सबसे पहले प्लानिंग एंड अटेंडेंस द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। तो इसमें क्या क्या प्लानिंग फैक्टर्स है, कब कौन जना प्लानिंग कर मतलब या अटेंड करने जाएगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, स्टेज ऑफ WIP, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, टाइमिंग, परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री का हम मेंटेन करते हैं, लोकेशन, एंड क्या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। इन पे डिपेंड करेगा कि आपकी अटेंडेंस कैसे, कौन अटेंड करने वाला है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। सबसे पहले इवैल्यूएट करो मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन प्लान फॉर ये इन्वेंट्री काउंटिंग का। फिर ऑब्जर्व करो परफॉर्मेंस ऑफ द काउंट प्रोसीजर। आपको खुद को कार्टून नहीं खोलने, आपको ऑब्जर्व करना है कि मैनेजमेंट के लोग इनको कैसे चेक करते हैं। इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री, एसर्टेन उनका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, एंड परफॉर्म करो टेस्ट काउंट। टेस्ट काउंट यानी सैंपल बेसिस पे आप इसको करो। दिस सर्व्स एज द टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द रिस्क असेसमेंट। क्या हम किसी और तारीख को, काउंट डेट की जगह किसी और तारीख को भी हम चेक कर सकते हैं क्या, काउंटिंग अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट? तो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर कि चेंजेस जो बीच के हैं बिटवीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हुआ है या नहीं। अगर अनेबल टू अटेंड है या बिकम्स इम्प्रैक्टिकेबल, तो देखो अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से है तो मेक ऑब्जर्व ऑल्टरनेट डेट पे आप ये प्रोसीजर करा लो। लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल है, जैसे सेफ्टी थ्रेट है, तो दूसरे हथियार लगाओ। दूसरे भी हथियार नहीं लगा पाए तो 705 के हिसाब से मॉडिफाई कर दो। अनफोर्सीन का अलग है, इम्प्रैक्टिकेबल का अलग है। अगर इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी कंट्रोल में है तो पहले हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे थर्ड पार्टी से, एंड परफॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन,
कि वहां पे जाके हम इंस्पेक्ट कर सके अगर थर्ड पार्टी के पास ये इन्वेंट्री है। 501 का पहला पार्ट जो था, जो इन्वेंट्री का था, वो ओवर हो गया। अब लिटिगेशन क्लेम को हम चेक कर रहे हैं कि लिटिगेशन क्लेम के अंदर प्रोसीजर्स क्या है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, रिव्यू करेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिव्यू करेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट। एक्सटर्नल काउंसिल से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो सेंड करो लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, ठीक है, काउंसिल को इग्नोर करता है, तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाओ। अगर अनेबल टू ऑब्टेन है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो मॉडिफाई कर दो। अगर यहां पे लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी का टाइमली यहां पे रिटर्न आपके पास रिप्लाई नहीं आता तो आप एक लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजोगे। बेटा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या क्या आता है। इसको यहीं पे पॉज करके एक बार चेक कर लेना कि आपको याद है या नहीं। लंबा समय बीत गया, इस पे सवाल नहीं आया कि लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या आता है, एक बार चेक कर लो उसको। तो सबसे पहले क्या होगा, अंडरस्टैंड मेथड्स, ठीक है। ये हमारे आगे वाला टॉपिक का आ गया ना। हाँ, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये आखिरी वाला आ गया है। सबसे पहले ये इतना सा, ये बेटा अंडरस्टैंड करो मेथड की, सेल्स, ट्रांसफर, चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अकाउंट, इसको देखो, इवैल्यूएट एंड टेस्ट करो डिस्क्लोजर, और फाइनली एनालिटिकल प्रोसीजर कर लो। एग्जाम के लिए कोई बहुत ज्यादा सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे अभी कुछ समय पहले सवाल आ गया है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाओ, एक बार के लिए चल जाएगा। ऐसे 505 जो ऐसे के फेवरेट्स के अंदर एक होता है, इसमें 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आपने चैप्टर 7 में देखा होगा। ऐसे 580 जो इंटरनल कंफर्मेशन था। तो डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स ऑडिटर को मिलता है थर्ड पार्टी से, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडियम से, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज मोर रिलायबल होते हैं जब आउटसाइड द एंटिटी से ये डेटा आता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मोर रिलायबल डायरेक्टली बाय ऑडिटर है, मैनेजमेंट के हाथ में ये नहीं आता। एंड डॉक्यूमेंट्री फॉर्म जैसे पेपर वगैरह होता है, ये तो रिलायबल होगा ही होगा। फिर अलग अलग तरीके के बेटा हमारे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समय बीत चुका है, नहीं आया सवाल। कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की सामने वाली पार्टी आपको रिस्पॉन्ड करेगी चाहे वो आपसे अग्री करे या नहीं करे। नेगेटिव में वो आपको तभी सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी जब वो आपसे डिसअग्री कर रही है। नॉन रिस्पॉन्स में फेलियर है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रही, अनडिलीवर्ड आ गया है। और एक्सेप्शन में डिफरेंस है, जो आपने उनसे रिस्पॉन्स मांगा, जो उन्होंने कंफर्म किया, दोनों में डिफरेंस है, इसको एक्सेप्शन कैटेगरी में डाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, हर जने को आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते हो, तो डिटरमाइन करोगे कौन सी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करवानी है, फिर किससे करवानी है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, फिर डिजाइन आप ही करोगे रिक्वेस्ट को, और फिर आप उसको सेंड कर दोगे, और अगर रिप्लाई नहीं आया तो फॉलो अप ले लोगे। अब जब डिजाइन और करते हैं, इसके भी अलग से फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। व्हाट इफ मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करता कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो इंक्वायर पहले पूछो क्या रीजन है, एंड सीक एविडेंस, वैलिडिटी, रीजनेबलनेस। इवैल्यूएट करो इंप्लीकेशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, और परफॉर्म करो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। लेकिन अगर रिफ्यूजल आपको अनरीजनेबल लगता है और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं लगा सकते, तो पहले तो टीसीडब्ल्यूजी को शिकायत करो, फिर भी कुछ नहीं होता, बैंड बजा दो, मॉडिफाई कर दो। नेगेटिव कंफर्मेशन, बेटा इस पे अलग से सवाल आ सकता है। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या था, कि जब सामने वाली पार्टी तभी रिप्लाई करती है जब वो आपसे अग्री नहीं करती, तो ये लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है। ओनली आप इसको सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे वैसे तो यूज नहीं करते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, तब नेगेटिव कंफर्मेशन को अकेला प्रोसीजर के तौर पर यूज कर सकते हो। जब आरओएमएम लो है, पॉपुलेशन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस बैलेंसेस है, लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है, एंड ऑडिटर इज नॉट अवेयर कि सामने वाली पार्टी आपको इग्नोर मार देगी, कि रिसिपिएंट टू डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट, ऐसा आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तब। और इस पे अलग से सवाल बन सकता है कि आप नेगेटिव कंफर्मेशन को सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पर कब यूज कर सकते हो। फिर हमारे जो जब रिप्लाई आ गए तो अलग अलग चार जगह डाल दो, जो अग्री कर रहे हैं, जो अनरिलायबल है, जो नॉन रिस्पॉन्स है, जो डिफरेंस बता रहे हैं, चार में डाल दो। फिर 510 आया बेटा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस की। भैया आप तो करंट ईयर के ऑडिटर हो, करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस पे आपका साइन होता है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंसेस पे ओपनिंग बैलेंस का भी इंपैक्ट रहता है। क्या आप ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे उनको चेक करोगे? बेटा ऐसे तो चलता ही जाएगा, आप चेकिंग करते ही जाओगे। इसीलिए बोला है कि क्या करना है, 510
इसका बड़ा भाई एक 710 भी है, वो भी चेक कर लेना चैप्टर 8 में। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, प्रायर पीरियड वाज या तो ऑडिट ही नहीं हुआ था या ऑडिट किसी और ऑडिटर ने की थी। तो अकाउंट बैलेंस एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रिफ्लेक्ट प्रायर पीरियड ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें प्रेडिसेसर ऑडिटर फ्रॉम अ डिफरेंट फर्म हु ऑडिटेड द प्रायर पीरियड और वाज रिप्लेस्ड। अब हमें क्या देखना है, हमें एविडेंस चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट पीरियड की भी बैंड बजा रही है, और एविडेंस चाहिए कि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज कि पिछले साल से कंसिस्टेंटली लगाई, अगर चेंज किया भी तो चेंज को प्रॉपर्ली अकाउंट करना पड़ेगा। बस ये दो ही चीज है, इसके ज्यादा दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर ओपनिंग बैलेंस के लिए कि डिटरमाइन कि क्या प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस को करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है, इवैल्यूएट की अकाउंटिंग की पॉलिसीज जो है वो एप्रोप्रिएट पॉलिसीज लगाई गई है, और रिव्यू करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सपोर्टिंग शेड्यूल पिछले ऑडिटर का। ये एग्जांपल्स मैं अलग से लेके आया हूं क्योंकि इस पे सवाल बन सकता है कि भैया करंट एसेट लायबिलिटी के लिए आपको एविडेंस क्या चाहिए, ओपनिंग बैलेंस के लिए कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ओपनिंग रिसीवेबल पेबल। नॉन करंट एसेट लायबिलिटी के लिए एग्जामिन करो अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन और ऑब्टेन द थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जैसे लॉन्ग टर्म डेट के लिए। ये इनको एग्जाम्पल को एक बार रीड कर लेना। ओपनिंग इन्वेंट्री में आप क्या करोगे, रिकंसाइल करोगे करंट फिजिकल काउंट टू ओपनिंग क्वांटिटी, टेस्ट वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग आइटम, परफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ टेस्ट। ये हमें इन्वेंट्री रिलेटेड करना होता है। अब पहले में तो आपके क्या अमाउंट्स थे, दूसरे में क्या पॉलिसीज अगर पिछले साल से कंसिस्टेंट नहीं है। अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस है, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंस, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दे देंगे। अगर मिसस्टेटमेंट इनकंसिस्टेंसी मिली है, ठीक है, कंटेन्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड, या करंट पीरियड अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट कंसिस्टेंट है और चेंज को भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे। ये दो सिचुएशंस बस ध्यान रखना, कब क्वालिफाइड डिस्क्लेमर जा रहा है, कब क्वालिफाइड एडवर्स जा रहा है। नेक्स्ट है जो एग्जाम के लिए ओके ओके है बेटा, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। तो एंटिटीज विद द कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी, ये रिलेटेड पार्टी होंगे रिलेटेड एंटिटीज से। एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल, क्लोज फैमिली मेंबर, कॉमन ओनरशिप की मैनेजमेंट, ये भी रिलेटेड पार्टी होंगे। एंटिटीज ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज अ कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ये सब होगा। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पावर टू गवर्न, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में पावर टू पार्टिसिपेट। गवर्न क्या, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी टू ऑब्टेन बेनिफिट, बट यहां पे पार्टिसिपेट कर रही हो पॉलिसी डिसीजन बट नॉट कंट्रोल। फिर एंटिटीज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, एन एंटिटी मे बी इन सब्सटेंस कंट्रोल विद अ स्पेशल पर्पस एंटिटी विद अ लिटिल और नो इक्विटी ओनरशिप। यहां पे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, चाहे आप एक्चुअली ओन नहीं करते हो लेकिन इनडायरेक्ट वे में करते हो, फ्रॉड ज्यादा हो सकता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स एंड वेरिफिकेशन, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, एक्सटेंसिव रेंज ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीजेस ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, ineffective information system failing to identify, summarize outstanding balance, off market terms like transactions conducted with no exchange of consideration, यहां पे गड़बड़ियां हो सकती है। स्मॉलर एंटिटीज में ज्यादा होता है क्योंकि कंट्रोल्स लेस फॉर्मल होते हैं, गवर्नेंस में लैक आउटसाइड मेंबर्स, ओनर मैनेजर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है, मिटिगेट और इंक्रीज करता है रिस्क को। ऑडिटर मस्ट यूज इंक्वायरी कॉम्बिनेशन विथ ऑब्जर्वेशन। एंटिटी का ये भी एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ये रिलेटेड पार्टी से, कि एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न, रेगुलेटरी फाइलिंग से आपको रिलेटेड पार्टी पता लगेगा, शेयर होल्डर रजिस्टर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट एंड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स या एडवाइजरी कॉरेस्पॉन्डेंस से आपको रिलेटेड पार्टी पता लग सकती है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना। फिर लास्ट वाली चीज बेटा हमारी चालू हुई है ऐसे 520 लिमिटेड टॉपिक्स, इसमें से भी करके जाने हैं आपको कि भाई फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में प्लॉजिबल रिलेशनशिप है क्या, इस बात का हमको इवैल्यूएशन, इस बात का हमें इवैल्यूएशन करना है, जिसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं इनकंसिस्टेंट फ्लक्चुएशन। हम कंपेयर कर सकते हैं प्रायर पीरियड के डेटा से, बजट से, फोरकास्ट से, सिमिलर इंडस्ट्री डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। एलिमेंट्स एक्सपेक्ट टू कंफर्म टू प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स, हम यहां पे देखते हैं। यहां पे प्लानिंग फेज में भी ये काम में आते हैं, टेस्टिंग फेज में भी आते हैं, और कंप्लीशन फेज में भी एनालिटिकल प्रोसीजर काम में आते हैं।
व्हेन इट कम्स टू एसए 520 हम मेजरली बात एसएपी की कर रहे हैं, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की ही बात कर रहे हैं, जो ऑडिट के एंड की तरफ होते हैं। तो यहां पे आपको एक फैक्टर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, रेलेवेंट एंड रिलायबल डेटा अवेलेबल होना चाहिए। डिससेग्रीगेशन, कितना डेटा टूटा हुआ है, डिग्री ऑफ डिससेग्रीगेशन कितना है, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा हमारा डेटा। तीसरा, मोर इफेक्टिव फॉर कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन देन फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये एसए 520 एसएपी। इनहेरेंट रिस्क, इफ सिग्निफिकेंट फ्रॉड रिस्क, एनालिटिकल प्रोसीजर अलोन तो अनलाइकली है कि आपको सफिशिएंट एविडेंस देगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट जो एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन देते हैं ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं बैलेंस शीट से जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देती है। एंड सोर्स, रूटीन रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन हाईली प्रिडिक्टेबल है नॉन रूटीन सोर्सेज से। इन फैक्टर्स को दिमाग में रखना है जब आप एसएपी लगा रहे हो। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि किस किस क्या टेक्निक्स क्या है एसएपी की। तो सर एक तो ट्रेंड एनालिसिस है, इसको जानो कि आप प्रायर पीरियड के बैलेंसेस को, ट्रेंड को चेक करते हो विथ करंट बैलेंस मूव्स इन लाइन विथ एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड। दूसरा है रेशियो एनालिसिस, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट्स ओवर टाइम टू अदर एंटिटीज इंडस्ट्री में आप चेक करते हो। रीजनेबलनेस टेस्ट में नॉन फाइनेंशियल डेटा पे आप रिलाय करते हो टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड अमाउंट करंट ईयर का। और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जहां पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा प्रायर पीरियड के यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट करंट ईयर का डेटा। अब स्टेप बाय स्टेप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सबसे पहले जैसे आपने अभी इतने 4 तरीके की टेक्निक देखी, हर टेक्निक हर जगह काम नहीं आती, तो सूटेबिलिटी चेक करो, डिटरमाइन इफ परचेज प्रोसीजर इज सूटेबल है या नहीं, फिर डेटा हमारा रिलायबल है या नहीं, इसमें आप सोर्स, कंपैरेबिलिटी, नेचर एंड रेलेवेंस कंट्रोल चेक करोगे, एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे जो सफिशिएंटली प्रिसाइज होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी डिफरेंस आया चेक करो ये डिफरेंस एक्सेप्टेबल है क्या विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ये 4 स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेगी। जो भी रिजल्ट आया आपका उसको इन्वेस्टिगेट करो। अगर रिजल्ट इनकंसिस्टेंट आया है, फ्लक्चुएशन या रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट है विद अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आपको पहला इंक्वायर करो मैनेजमेंट से, ऑब्टेन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस to their responses evaluating against the understanding of the entity, और perform other audit procedure। अगर इंक्वायरी से काम नहीं हो रहा, मैनेजमेंट cannot provide you explanation, तो आपको other audit procedure करना है। Analytical procedure at the end of audit corroborate conclusion formed on individual component if they identify a previously unrecognized ROMM, तब ऑडिटर को रिवाइज करना पड़ जाएगा अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और ये कर दिया तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज हो जाएंगे। विद दिस बच्चे, विद दिस हमारा चैप्टर 4 का भी ये जो वन शॉट है ये क्लियर होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, इनको करो, ये छोड़ के तो जाना ही नहीं है। जो मिनिमम यहां पे बताया वो तो करके जाना है, लेकिन मेरी जो कॉपी है उसके आपने क्वेश्चंस कर लिए ना तो शानदार लेवल पे इन चैप्टर्स में आप नंबर लेके आ जाओगे। और अच्छा करना है, बुक के एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन कर लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे लोग, टेक केयर, बाय बाय।